नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप क्लास 9 में पढ़ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 5 और चैप्टर 5 का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, जिसे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। यह हमारा आज पार्ट 12 है, क्योंकि इससे पहले हम लोग पार्ट 1 से लेकर 11 तक बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप अवश्य देखिए। थ्योरी का पार्ट हम लोग आज बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किए। आज के वीडियो में हम लोग देखें कि हमने या फिर आपने क्या सीखा, वो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन आंसर को देखेंगे थ्रोली। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरे टॉपिक को भी, दूसरे चैप्टर को भी हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे तो उसको भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लाइन बाय लाइन बहुत ही आसान और इजी भाषा में, क्योंकि एक न्यू बुक है, रीप्रिंट हुआ है, तो आपको अपडेटेड और बहुत ही अच्छे से समझाया जा रहा है, जो आपके बोर्ड एग्जाम और नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 9 में हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत अच्छे से आपको चीज़ जो है समझ में आएगा। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे, थ्योरी हम लोग का कंप्लीट हो गया था। आपने क्या सीखा इसको रिवाइज करेंगे और इस रिवाइज के समरी से या रिमेंबर के थ्रू से पूरे चैप्टर को समराइज करने की कोशिश करेंगे। यह हमारा सबसे अंतिम पेज में दिया गया है। आप पेज नंबर देखेंगे और ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा पेज नंबर 64 में। यहाँ साइंस विज्ञान लिखा रहेगा, यहाँ रीप्रिंट 2025-26 लिखा हुआ। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो पहला पॉइंट में जहाँ पे हम डबल टिक लगाएंगे, आपके पास बुक है तो आप पेंसिल से आप डबल टिक लगाएंगे, और जो 1 टिक लगाएंगे वो भी आप 1 टिक लगाएंगे, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि एग्जाम समय हमको किसको पढ़ के जाना है। डबल टिक वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, VVI वेरी इंपॉर्टेंट। 1 टिक वाला उससे कम होगा, और अगर नहीं तो आपके पास हाईलाइटर है तो जो इंपॉर्टेंट है उसको आप हाईलाइट कर लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ सबसे पहले कोशिका, कोशिका को बोलते हैं सेल, और ये बोल रहा है जीवन, जीवन को बोलते हैं लाइफ। तो इस प्रकार से बोल रहा है जो कोशिका है वो जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। इकाई का मतलब होता है यूनिट, मतलब घर जो है वो एक एक ईंट से बना हुआ है, तो पूरा घर का हाउस का यूनिट हो गया ईंट। उसी प्रकार से संरचनात्मक का मतलब होता है स्ट्रक्चर, और मूलभूत का मतलब होता है फंडामेंटल, यानी कि किसी भी चीज़ का, जैसे हम लोग जीवन है, हम लोग जीव हैं, तो हम लोग का जो एकदम फंडामेंटल स्ट्रक्चर है बॉडी का वो सेल है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल है। तो इस प्रकार से बोला कि कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, तो इसी को बोलते हैं सेल। और इसी चैप्टर का नाम इसलिए रखा गया जीवन की मौलिक इकाई, दैट मीन्स कोशिका सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जब भी आपका डिफिनेशन पूछा जाएगा कोशिका किसे कहते हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो ये डबल टिक है, तो ये आपके एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा आपको पढ़ के रखना है। आप इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। पहला पॉइंट, कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है, इसी प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली का दूसरा नाम कोशिका झिल्ली है, याद रखना है। ये हमारा कोशिका है, इसी को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। इंग्लिश में इसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बोल रहा है कि चारों ओर एक झिल्ली होती है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका के चारों ओर। तो देखिए ये हो गया। ये झिल्लियां लिपिड की बनी होती है, ये वाला जो है लिपिड की बनी होती है और प्रोटीन की बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए याद रखना है क्योंकि ये लिपिड से बनी होती है और प्रोटीन से बनी होती है, बहुत ही कम स्टूडेंट को पता होता है। तो ये झिल्ली का मतलब होता है मेम्ब्रेन, एक पतली सी चादर, पोरस है, जो किसी बाहर से चीज़ अंदर आ सकती है और अंदर से बाहर जा सकती है, ये गार्ड के परमिशन से। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया कोशिका क्या है। तो कोशिका कुछ नहीं, कोशिका के जो चारों ओर बाउंड्री है वो एक झिल्ली है, मेम्ब्रेन है पतली सी, जो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। ये इसका काम क्या है, इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और आपको बता दें इसे चयनात्मक, वर्णात्मक, चयनात्मक, ये परगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। तो ये डबल टिक था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन ये कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। बोल रहा है कोशिका झिल्ली पूरा कोशिकीय का सबसे एक्टिव पार्ट है, क्योंकि सब देखिए आउटर लेयर जो होता है, यानी ये वाला जो है एक गार्ड की तरह बाउंड्री है, और समझिए कि ये गार्ड है, किसको अंदर आना है किसको अंदर से बाहर जाना है ये यही परमिशन देगा। तो ये बोल रहा है कि एक सक्रिय भाग है, दैट मीन्स एक्टिव पार्ट है। क्या, कौन, झिल्ली, कौन सा, कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली कोशिका का सबसे एकदम समझिए गार्ड है। ये बोल रहा है यह पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर और बाहर वातावरण से नियमित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस पॉइंट से हम कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका झिल्ली किसे कहेंगे, कोशिका झिल्ली का काम क्या है,
पूरा डिफिनेशन बता दिया। तो कुछ नहीं, कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। ये पदार्थों को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने से क्या करता है, रेगुलेट करता है। कोशिका झिल्ली को बोल रहा है प्लाज्मा झिल्ली, जिसे वर्णात्मक परगामी झिल्ली कहते हैं। ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। तो ये वाला और ये दोनों लिंक था एक दूसरे से। फिर बताया गया कि पादप कोशिका, पादप मतलब प्लांट और कोशिका मतलब सेल, इसे प्लांट सेल बोलते हैं, जो कि पेड़ पौधों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक और कोशिका झिल्ली होती है जिसे भित्ति कहते हैं। भित्ति का मतलब दीवार होता है, इसे हम वॉल कहेंगे, और कोशिका का मतलब सेल। तो ये देखिए, और झिल्ली का मतलब मेम्ब्रेन होगा, आपको याद रखना, मेम्ब्रेन पतली सी चादर सीट, और कोशिका का मतलब सेल। तो ये बताया है कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली तो होगा, प्लाज्मा झिल्ली तो होगा, एक और लेयर होगा, दो बाउंड्री होगा। दूसर का बाउंड्री को बोलेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। जानवर सेल्यूलोज को खाते हैं तो डाइजेस्ट करते हैं, और सेल्यूलोज से बना हुआ, इसलिए पौधा जो है से बहुत ही मजबूत, कठोर, रिजिड है। उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, धूप, तापमान, हवा, पानी कुछ नहीं होता, वो डटा रहता है एक ही जगह पे। तो इसका सेल्यूलोज कारण है। तो इस प्रकार से हम समझ पाएँ कि यहाँ पे अगर बनाएंगे, मान लीजिए एक प्लांट वाला हम कोशिका बनाएं, तो एक बाउंड्री हो गया, एक बाउंड्री आपको और बनाना है। तो ये जो हमारा बाहर वाला है, ये हमारा कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, और ये अंदर वाला जो है से कोशिका भित्ति है, जिसे सेल वॉल बोलेंगे। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों के दोनों प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी कोशिका भित्ति में कोशिका झिल्ली भी, और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी। जबकि अब ये पादप जंतु वाला हम जाएंगे तो ये तो पाया जाएगा, लेकिन ये नहीं पाया जाएगा। यही पूछा जाएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपको याद रखना ही रखना है। ये कोशिका भित्ति बना किससे रहता है, सेल्यूलोज से। हम आपको बताएं कि जानवर इसको डाइजेस्ट कर सकता है, उसका बॉडी इस तरह बना हुआ है, इसलिए वो घास पत्ती खाती है, डाइजेस्ट कर लेती है। सेल्यूलोज पौधा को बहुत ही कठोर, मजबूत प्रदान करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन था, डबल टिक है। पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई और बैक्टीरिया, देखिए पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति क्या करता है, तो फंजाई और बैक्टीरिया को अल्पप्रसरण द्रवी घोल में बिना फटे जीवित रहने देती है। तो देखिए फंजाई और बैक्टीरिया कोशिका भित्ति में जीवित रह सकती है, फिर बिना फटे। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको वन टिक में आप लगा सकते हैं, आपको ये सिंपल याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यूकेरियोट्स में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है। यह कोशिका के जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। आप दो चीज़ पढ़े होंगे, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अंतर ये है कि प्रोकैरियोट्स बहुत ही ओल्ड होते हैं, इसमें ना ही डीएनए आपको देखने को मिलेगा, ना ही आरएनए मिलेगा, यानी कि बहुत ही अच्छे से वेल डेवलप्ड कोशिका द्रव नहीं मिलेगा, ना ही झिल्ली मिलेगा। जबकि यूकैरियोट में ये प्लांट्स में रहते हैं, एनिमल्स में रहते हैं, और भी अच्छे एडवांस जानवरों में रहते हैं यूकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट जो है वो बहुत ही ब्लू ग्रीन अलगी, जिसे हम हरित शैवाल कवक बोलते हैं, और बैक्टीरिया में पाया जाएगा। इसमें बहुत ही अच्छे से ये देखिए सेल है, तो यहाँ वाला जो मेम्ब्रेन है आपको बहुत अच्छा सा दिखाई नहीं देगा, डेवलप अच्छा से नहीं रहेगा। ये इसको बोलते हैं प्रोकैरियोट। यूकैरियोट में ये भी अच्छा रहेगा, ये भी अच्छा रहेगा। यानी सिंपल समझिए कि जिसमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा उसे यूकैरियोट कहते हैं। तो कौन बोल रहा है, केंद्रक जो है दोहरी झिल्ली से क्या है, घिरा हुआ है, अलग रहता है। कौन, कोशिका द्रव, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर ER का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हिंदी में बोलते हैं अंतर्द्रावी जालिका। ये कोशिका परिवहन करता है, यानी ट्रांसपोर्टिंग में, उत्पादन, प्रोडक्शन में के रूप में कार्य करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ER के दो प्रकार होते हैं, दो टाइप होता है, आपको याद रखना है। एक को बोलते हैं ERE, यानी कि एक को बोलते हैं RER, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक को बोलते हैं SER, यानी स्मूथ ये तो एक हमारा ये पार्ट हो गया, एक यह हो गया। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतर्द्रावी जालिका, और खुरदरी अंतर्द्रावी जालिका। तो R जो है, RER, ये क्या करता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यहाँ प्रोटीन बनता है। और यहाँ पे एक हमारा स्मूथ था, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड बनेगा, तेल बनेगा। तो ये बताया कि जो ER है वो उस परिवहन भी करता है और उत्पादन भी करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोल्जी उपकरण जो है, ये झिल्ली युक्त कोशिकाओं से का स्तंभ है, कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकेजिंग करता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, डबल टिक क्यों इसलिए होगा, क्योंकि गोल्जी उपकरण के बारे में बताइए, पैकेजिंग करता है। जो सामान ER में बना है वो पैक करने का काम करेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा और उसका स्टोर भी करेगा। तो स्टोरिंग का, ट्रांसफॉर्मेशन का और
पैकेजिंग का काम गोल्जी उपकरण का है, जैसे गोल्जी यानी गोल्जी या फिर गोल्जी अपरेटस कहते हैं, गोल्गी बॉडी कहते हैं। ये कैमिलो गोल्गी के द्वारा उसके नाम पे रखा गया, एक साइंटिस्ट था। ER जो बनाया है वो पैकेज कौन करेगा, संचयन कौन करेगा, तो गोल्जी उपकरण करेगा। ER क्या करता है, परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और वो ये क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगांग जैसे प्लास्टिड होते हैं। ये दो प्रकार के, प्लास्टिड हमेशा दो प्रकार का होता है, हमेशा याद रखना है। ये पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। ये प्रेजेंट उपस्थित होते हैं पादप कोशिकाओं में, और ये झिल्ली युक्त अंगांग है। यानी कि जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया है ये पादप सेल में, ये जंतु सेल में, इसी प्रकार से पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड पाया जाता है जो कि झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, आपको याद रखना है, एक क्रोमोप्लास्ट है, एक ल्यूकोप्लास्ट है। रंगीन पार्ट को क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, क्रोमो का मतलब होता है कलर या रंगीन पार्ट। आपको ये भी याद रखना है, ल्यूको का मतलब होता है सफ़ेद यानी श्वेत और बिना रंगीन वाला पार्ट। तो पौधा अगर बिना रंगीन क्या है, क्लोरोप्लास्ट ही जिम्मेवार है। पौधों का हरा रंग, उसका पीला रंग, या फिर फ्लावर का, पत्तियों का कलर, अगर पत्ती का रंग हरा है तो क्रोमोप्लास्ट जिम्मेदार है, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, आपको याद रखना है। और जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा उसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में ये सब हम पढ़ा रखे हैं, आपको देखना बहुत अच्छे से। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको हम डबल टिक लगाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट था। फिर हमारा नेक्स्ट दिया गया है क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये भी लाइन देखिए दिया गया है, इसी के बारे में, ये दोनों इंटरलिंक है। तो आपको याद रखना है, ये पूरा चैप्टर का समराइज करके दिया है, टू द पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है, तो ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होगा उस क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। यानी कि वह क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होगा उस क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। तो देखिए क्रोमो, क्लोरो और क्लोरो, तो क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है। इसके द्वारा पौधा का पत्ती का रंग हरा होता है। ये पौधों में पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोप्लास्ट ये प्राथमिक कार्य संचयन करता है। तो संचयन का मतलब होता है स्टोर करना, किसी चीज़ को जमा करना, स्टोर करने का काम करता है। ये रंगीन होता है, इसका कोई कलर नहीं है, तो बिना रंगीन वाला काम है। ये अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है। देखिए पादप यानी कि प्लांट सेल, प्लांट सेल में आपको बहुत बड़ा देखने को मिलेगा रसधानी। रसधानी का काम क्या है, तो रसधानी का काम है कि अपशिष्ट पदार्थों को सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचयन करना। तो इसका काम है स्टोरेज का काम है। ये को याद रखना है कि ये स्टोर करता है फूड, ऑयल, एमिनो एसिड, शुगर, कार्बनिक एसिड, ये सब रसधानी में होता है। रसधानी कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन बहुत छोटा, ये ना के बराबर, और पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी पाई जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बड़ी केंद्रक की मतलब कि बीच में होता है, जिसे वैक्यूल बोलते हैं। ये क्या काम करता है, तो अपशिष्ट पदार्थ को जमा करता है और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी जमा करता है। तो ये पॉइंट जो है से इंपॉर्टेंट है, वैक्यूल के बारे में दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। तब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। प्रोकैरियोट ये पाया जाता है बैक्टीरिया में, यानी कि बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, तो बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं जीवाणु, और विषाणु का मतलब होता है वायरस। तो इस प्रकार से ये बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में जो से झिल्ली युक्त अंगक नहीं मिलेगा। दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, डीएनए एब्सेंट होता है, आरएनए एब्सेंट होता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस सब का सब इसमें नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये होता है ओल्ड एनिमल। जैसे ये ब्लू ग्रीन अलगी जिसे हम बोलते हैं हरित, शैवाल हरित बोलते हैं, वो जो है से ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और इनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो देखिए क्रोमोसोम नहीं होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं। जीवधारियों में कायिक वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन इंपॉर्टेंट है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कोशिका विभाजन, इसे सेल डिवीजन कहते हैं। इसका दो प्रकार होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। अब ये क्वेश्चन वाला पार्ट है, इसको अगले पार्ट में देखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आज कंप्लीट हुआ। हम देखें कि हमने क्या सीखा, और इसके थ्रू इसको बहुत ही अच्छे से पूरे चैप्टर को समराइज किए। जो आप भूल गए होंगे वो आपको यहाँ पे हेल्प हुआ होगा रिमेंबर याद करने में। तो इस प्रकार से अगर ये आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।